कल का सबको याद है क्या क्या मैं पढ़ाई हूँ? सभी को क्लियर है? कल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखे थे, गोल्जी बॉडी के बारे में देखे थे, उसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखे थे, जिसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े थे। तो सबको ये क्लियर होगा। लाइसोसोम के बारे में भी हम लोग कल देखे थे। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अभी मैं कल आप लोगों को कुछ डाउट था, मैं एक बार उसको बता देती हूँ। कल हम लोग देख रहे थे लाइसोसोम में एक वर्ड आया हुआ था अपोप्टोसिस, अपोप्टोटिस, जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ हम लोग यहाँ पे इसको बोला जाता है। तो इसको देखेंगे कि क्यों बोला जाता है। ये जो अपोप्टोसिस जो होता है, ये क्या होता है, तो कोशिका की योजना के अनुसार खुद को समाप्त करना, यानी कि जैसे कि सबका उम्र होता है ना कि इतना दिन में वो इंसान खत्म हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल, अगर रिकॉर्डिंग चालू हो गई है ना, जैसे नॉर्मल बंदर कितना साल तक जीता है, या फिर चिंपांजी कितना साल तक जिएगा, मनुष्य का कितना जीवन काल है, ये ऑलरेडी तय रहता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे जितने भी कोशिका के कोशिकांग है, जितने भी ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, जितने भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, वो सबका भी एक टाइम टेबल होता है। तो वो सेल्फ प्रोग्राम्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना, सेल्फ प्रोग्राम्ड जो हमारा रहता है, जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो सेल्फ प्रोग्राम पहले से ही रहता है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे यही बताया गया है कि कोशिका की योजना के अनुसार खुद को समाप्त करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ कहा जाता है। क्योंकि ये अचानक नहीं बल्कि एक नियंत्रित प्रक्रिया है, पहले से ही नियंत्रित होता है। और इस प्रोसेस में जो भी भाग लेता है वो जो है सूचना देता है कि अब हम डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, यानी कि जब वो निष्क्रिय होने वाला रहता है तो वो सूचना देता है। ठीक है, और लाइसोसोम तब तक उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, क्लियर है सभी को ये? यस मैम। जी जी मैम। ओके, लाइसोसोम हो चुका था। अब हम लोग आज आगे देखने वाले राइबोसोम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम, ओके। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, सभी लोग को पता होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी कि जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन की थैली बोलते हैं हम लोग इसे। प्रोटीन संश्लेषण का ये कार्य करता है राइबोसोम। तो कोशिका का एक गैर झिल्लीबद्ध, यानी कि नॉन मेम्ब्रेबल जो है, ये क्या होता है, कोशिकांग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका की झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, कोई भी ऊपर से कोई परत से ये घिरा हुआ नहीं रहता है, कोई इसके ऊपर झिल्ली नहीं है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रहता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन संश्लेषण ये करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है, इसी वजह से प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। हमारा 60% प्रोटीन का निर्माण जो है यही होता है हमारे सेल के अंदर ही। ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं। ओके, राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो जॉर्ज ई पैलाडे ने जो है राइबोसोम की खोज 1955 में, ये आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो आपको राइबोसोम के बारे में बस यही याद रखना है कि इसे प्रोटीन संश्लेषण का ये कार्य करता है, प्रोटीन के निर्माण करने का कार्य करता है। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम जो होते हैं यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब ये बना क्या चीज का होता है, तो ये आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण तो करता है, ये खुद प्रोटीन का भी ये बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके साथ ही इसके दो उप इकाइयां होती है, एक लार्ज जो है
सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला क्या है, लार्ज सब यूनिट है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लार्ज सब यूनिट, और नीचे वाला क्या है, स्मॉल सब यूनिट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइबोसोम होते हैं उसके दो जो है टू जो है सब यूनिट बताए जाते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल होते हैं। ओके, ई साइट, पी साइट और ए साइट, ये किसमें होते हैं, तो ये भी राइबोसोम में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके साथ ही यहाँ पे mRNA, यानी कि यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन का ये बना होता है, तो यहाँ पे आरएनए भी आपके पाए जाते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग पढ़े थे राइबोसोम के बारे में ऑलरेडी, जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ चुके थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी को पता है, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको बोलते हैं, कल हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जिसके ऊपर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर आपका राइबोसोम पाया जाता है। तो यहाँ पे एक मुक्त राइबोसोम बताया गया और एक बंधा हुआ, यानी कि एक बाउंडेड राइबोसोम होता है और एक फ्री राइबोसोम होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होगा वो क्या होगा, वो बाउंडेड होगा, यानी बंधा हुआ राइबोसोम होगा, जो किसके ऊपर रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ऊपर होगा, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो वो आपका बंधा हुआ राइबोसोम होगा। और जो फ्री वाला राइबोसोम होगा, जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, तो ये तैरता रहता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में, और कोशिका के भीतर उपयोग होने वाले प्रोटीन बनाता है ये। ठीक है, तो कोशिका में जो उपयोग होने वाले प्रोटीन है उसे बनाने का ये कार्य करता है। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि फ्रीली भी होता है ये, और साथ में ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होता है। ओके, उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार और बताइए ना इसको, मतलब ओके, यही वाला पॉइंट जो फ्री रहता है। अब बता देती हूँ, सीधा पिक्चर में आ जाती हूँ ताकि और भी अच्छे से आप लोगों को बता पाऊँ। देखिए यहाँ पे आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर आपके क्या है, समझ लीजिए कि इसके ऊपर ऐसे ऐसे आपको राइबोसोम नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, इसके ऊपर राइबोसोम है, ये खुरदरा वाला है, तो इसको हम लोग बॉन्डेड बोलते हैं राइबोसोम। और जो आपका ये वाला जो दिख रहा है जिसे हम लोग चिकना बोलते हैं, ये चिकना आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके ऊपर आपका नहीं है, क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि जिसके ऊपर रहता है उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसके ऊपर नहीं रहता उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब समझ लीजिए कि ये आपका साइटोप्लाज्म में जो है, ये पूरा एरिया जो द्रव भरा हुआ है पूरा साइटोप्लाज्म है। समझ लीजिए यहाँ पे भी राइबोसोम है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, हाँ, समझ लीजिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर कहीं भी हो फ्री रूप से कोशिका के अंग में कहीं भी हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे खुला जो है हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे। ठीक है, फ्रीली, ये फ्री है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसके कार्य हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, सिंथेसाइजिंग करने का कार्य करता है ये प्रोटीन का। ठीक है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है और मैसेंजर आरएनए को पढ़कर एमिनो एसिड को जोड़ता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। तो ये मैसेज भी भेजने का कार्य करता है, आरएनए को पढ़ लेता है ये, क्योंकि इसमें ये आरएनए से भी बना होता है, इसमें एम आरएनए को ये क्या करता है, मैसेज पढ़ के एमिनो एसिड के थ्रू जो है उसको जोड़ देता है। इसको हम लोग और भी आगे समझेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये क्लियर होते जाएगा। उसके साथ ही कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आपको पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलते हैं, प्रोटीन को बोलते हैं। यानी प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी का निर्माण करता है। तो हमारे सेल के अंदर भी क्या होता है, हमारे सेल को अच्छा रखने के लिए, उसके लिए, उसे भी बिल्ड करने के लिए प्रोटीन तो चाहिए होगा ना। तो कोशिका की वृद्धि और मरम्मत के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। जब हमारी बॉडी के सबसे स्मॉल यूनिट क्या है, हमारा सेल है। ठीक है,
और हमें बॉडी को बिल्ड करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है, उसी प्रकार सेल को बिल्ड करने के लिए भी जो है प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जो हमारी कोशिका की वृद्धि और साथ में उसकी मरम्मत करने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्रोटीन आवश्यक है, जिसमें 60% आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो राइबोसोम। और आपको पता होगा कल हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का भी राइबोसोम होता है, तो वहां भी कुछ कुछ आपको प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही एंजाइम्स, हार्मोन और झिल्ली, ये प्रोटीन आदि बनाने का ये कार्य करता है। तो ये एंजाइम्स भी बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है। झिल्ली यानी कि जैसे कि आपको पता होगा जो हमारा कोशिका का जो ऊपर वाला लेयर होता है सेल का, तो उसमें वो भी हमारा प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, उसमें भी प्रोटीन का बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड लिपिड और साथ में आपके प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, ये आपको ये ध्यान रखना है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि एंजाइम्स, हार्मोन और साथ में झिल्ली भी बनाने का कार्य करता है। झिल्ली मीन्स ऊपर वाला मेम्ब्रेन बनाने का कार्य करता है। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है मैम। हो रहा है हो मैम। रहा है मैडम, हो रहा है मैडम। मेरे मोबाइल में क्यों नहीं दिख रहा है? हो गया। उसके साथ ही साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों का ये कार्य करता है। अब अभी हम लोग जस्ट आपको बताएं, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर भी ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। साथ में हमारा जो साइटोप्लाज्म है जिसमें फ्री जो हमारा जितना भी ऑर्गेनल्स है हमारे सेल के अंदर, उसमें भी आपके राइबोसोम पाए जाते हैं फ्री रूप से। तो ये दोनों का भी कार्य करने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे साइटोप्लाज्म में मुक्त राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बंधे हुए राइबोसोम, और साथ में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं के राइबोसोम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके ऊपर भी रहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये स्वयं के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। राइबोसोम झिल्ली वाले क्यों नहीं होते, इसमें झिल्ली क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सीधे आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इसी वजह से इसमें क्या होता है, तो इसमें झिल्ली की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोटीन का बना हुआ है, इसमें झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही जानकारी के लिए आपको जानना है। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया राइबोसोम सभी को? आगे बढ़े, एक बार हम फिर से सेल को पूरा कवर करेंगे, ये कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद हम एक बार फिगर बना के मैं पूरा बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में ये पाया जाता है, ये आपका क्या है, सेंट्रोसोम है, जो कि न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम कोशिका के अंदर एक खास हिस्सा होता है जो कि कोशिका के विभाजन में, आपको सेल डिवीजन बेसिकली याद रखना है इसके लिए। ठीक है, सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, तो सेल डिवीजन करने का कार्य करता है, उसकी बनावट को बनाए रखने और अंदर की चीजों को सही दिशा में चलाने में मदद करता है। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, सेल डिवीजन का कार्य करता है। ठीक है, सेल डिवीजन किसका काम है, तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या है, तो सेल डिवीजन का ये कार्य करता है, न्यूक्लियस के बगल में स्थित होता है ये। ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस के बगल में स्थित होता है ये आपका। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका विभाजन क्या होता है, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, सेल डिवीजन आपके सेंट्रोसोम में हो रहा है, कोशिका का विभाजन करने का कार्य कर रहा है। तो हम लोगों को कोशिका का विभाजन जो है जानना होगा कि कोशिका का विभाजन किस प्रकार होता है। कोशिका का विभाजन मीन्स एक कोशिका से क्या हो रहा है, दो या अधिक नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, कि एक कोशिका से दो या दो से अधिक जो है कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। अब दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है। एक सेल डिवीजन क्या होता है ना, कि जब हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाता है तो वहां पे क्या होता है, नया सेल का निर्माण होता है। जैसे कि आपको पिंपल्स हो गया, वो पिंपल्स ठीक होता है यानी नया सेल बना, तभी तो उस जगह का रिकवर हो गया ना आपका फेस में। तो ये जो है कार्य ये एक तरीके का हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है, जो हमारे ओवम और साथ में जो आपके स्पर्म होते हैं उसके उसे बनाने का कार्य करता है। ठीक है, स्पर्म और ओवम को बनाने का कार्य करता है, तो दो चीजें होती है इसमें। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन
सेल डिवीजन में क्या होता है, एक कोशिका दो या दो से अधिक नई कोशिका का विभाजन करते हैं। ये प्रक्रिया क्यों जरूरी है, तो विकास के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, उसके बाद साथ ही हमारे रिपेयर के लिए, अगर हमें चोट वगैरह लग गया है, मरम्मत करने के लिए जरूरी होता है, और साथ में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए जरूरी होता है। अब रिप्रोडक्शन चीजें यहाँ पे आ गई। अभी हमने दो चीजें आप लोगों को बताई, तो एक आपको ध्यान रखना है रिप्रोडक्शन, मरम्मत तो आपको ध्यान रखना ही है हमारे ग्रोथ के लिए, साथ में हमारे रिपेयरिंग के लिए जो है जरूरी तो है ही, प्रजनन के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। अब किस प्रकार जरूरी है अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सेल डिवीजन को ऐसे तो 3 पार्ट में बांटा जाता है, लेकिन मानव में जो होता है, जो ह्यूमन में होता है, वो 2 ही होता है, तो मैं यहाँ दो ही नोट की हूँ। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है माइटोसिस, और दूसरा यहाँ रखना है आपको मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस नाम याद रखिएगा, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अब माइटोसिस क्या होता है, तो शरीर के सामान्य कोशिकाओं का विभाजन करता है, यानी कि हाथ टूट गया तो वहां की कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाई देगी। फेस अगर कहीं आपको जोर से चोट लगा है, लाल हो गया है, तो कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। तो जहां भी शरीर में आपको रिपेयर की जरूरत होती है चोट वगैरह लगने के बाद, तो वो जो है आपका माइटोसिस कार्य करता है। यानी कि त्वचा की कोशिका हो या फिर हड्डी की कोशिका हो, स्किन सेल हो या फिर बोन सेल हो, उसे रिकवर करने का कार्य जो है कौन करता है, तो माइटोसिस करता है। ओके, माइटोसिस क्लियर है, ये माइटोसिस। दूसरी बात क्या बताया गया, मियोसिस। मियोसिस जनन कोशिकाओं का विभाजन करता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। अगर हमारी बॉडी में मेल और फीमेल में अगर ओवम और अगर स्पर्म ना हो तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा क्या, नहीं होगा ना। तो उसे भी क्या करता है, तो उसे भी विभाजित करने का कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसिस। जनन कोशिकाओं का विभाजन करने का कार्य करता है। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, तो सेक्स सेल का क्या करता है, ये निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है स्पर्म और एग। ओके, क्योंकि ये हमेशा डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, तो इसी वजह से इसका भी क्या होता है, निर्माण होता है। ओके, तो आपको माइटोसिस और मियोसिस ध्यान रखना है क्या है, ये सेल विभाजन किया गया, कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। माइटोसिस मतलब जो हमारे शरीर में कहीं भी रिपेयर करने की जरूरत होती है तो माइटोसिस कार्य करता है, और अगर हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है तो वहां पे हमारी जनन कोशिकाओं का जब विभाजन होता है, यानी कि स्पर्म और एग की जरूरत होती है, तो वहां पे मियोसिस उसको बोलते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब जो आपके माइटोसिस के जो प्रोसेस है, माइटोसिस के प्रोसेस को हम लोग और भी विस्तार से भी देखेंगे। यह एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक कोशिका दो समान पुत्र कोशिकाओं में बढ़ जाता है, यानी कि एक कोशिका है, उससे 2 कोशिका बना, तो यानी कि वो क्या हुआ, उसका पुत्र ही हुआ ना, इसी वजह से यहाँ पे क्या बोला गया है, पुत्र कोशिका, यानी कि डॉटर सेल बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको समझना है। तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बने, इसलिए इसको बोला गया है। यह विभाजन कहाँ पे होगा, तो सभी जो है शरीर की कोशिकाओं में होता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, सभी जगह ये क्या होता है, यानी जो सोमेटिक सेल है, हमारे बॉडी का जिस सेल से निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग सोमेटिक सेल बोलते हैं, तो सोमेटिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपको याद रखना है, माइटोसिस की प्रक्रिया जो है वो सोमेटिक सेल में होती है। ठीक है, ये आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक है, सोमेटिक सेल में क्या होता है, तो आपके माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। ओके, अब इसके चरण देखेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, बस ये 4 नाम आपको याद रखना है। लास्ट में आपको जो साइटोकिनेसिस बताया गया, यहाँ पे जो है ये पूरी तरीके से विभाजित होकर 2 नया कोशिका बन जाता है, तो ये पूर्ण होने की प्रक्रिया है। यहाँ पे पूरी तरीके से वो कोशिका बन गई है, लेकिन याद आपको रखना है ये 4 ही। प्रोफेज पूर्वावस्था होता है, फिर मध्यम अवस्था होता है। ठीक है, 4 अवस्था जो है बताया गया है। और एक मतलब पहला आपका हो जाएगा पूर्वावस्था, उसके बाद मध्यमावस्था, उसके बाद का अवस्था को पाश्चात अवस्था बोला जाता है, और लास्ट वाला को बोलते हैं अनन्य अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही याद रखिए आप, प्रोफेज, मेटाफेज और साथ में एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। सोमेटिक सेल में कौन सा विभाजन होता है, बताइए जल्दी से। सोमेटिक सेल में कौन सा माइटोसिस। डिवीजन होता माइटोसिस। है, माइटोसिस। माइटोसिस। ओके, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मियोसिस। ठीक है, मियोसिस।
मियोसिस यह विभाजन जो है चार पुत्र कोशिकाएं इसमें बनती है। ठीक है, 4 पुत्र कोशिकाएं इसमें बनती है। किसमें? मियोसिस में, जिसमें आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे XX और XY। 4 इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये आपका फीमेल का होगा XX और ये आपका मेल का होगा XY। ठीक है, इसी वजह से यहाँ बोला गया 4 जो है पुत्र कोशिकाएं यहाँ पे बनते हैं, यानी 2-2 के। ठीक है, माइक किन्हीं का ऑन है, बंद कर दीजिए। ज्योत्सना जी, माइक बंद कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मियोसिस में क्या होता है, 4 पुत्र कोशिकाएं यानी कि 4 डॉटर सेल यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, उसमें कितने बन रहे थे? उसमें 2 बन रहे थे डॉटर सेल। यहाँ पे कितने आपको याद रखना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 याद रखना है। ठीक है, किनका माइक ऑन हो जा रहा है? आभा जी, मैम यहाँ पे तो फिर डीएनए जो XX है XY है तो यहाँ पे जी मैम। अभी सब बताएं। क्रोमोसोम आ गया ना, क्रोमोसोम के अंदर में ही डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर में ही जीन होते हैं ना, जीन्स। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि यहाँ पे 4 जो है आपके डॉटर सेल बनते हैं, जिसमें आधे जो है हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इसको और भी आगे समझेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि जनन कोशिकाओं में यानी स्पर्म और एग सेल, वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे? सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में आपको ध्यान रखना है मायोसिस, और यहाँ पे मियोसिस आपको किस में ध्यान रखना है? तो मियोसिस जनन जो है कोशिकाओं में ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में आपको ध्यान रखना है। रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है? तो मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक है, ये 2 कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। रिप्रोडक्टिव सेल में आपके क्या होते हैं? मियोसिस होते हैं। सोमेटिक सेल में क्या होते हैं बताइए? सोमेटिक सेल में माइटोसिस। माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस। क्लियर है यहाँ तक? इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। माइटोसिस और मियोसिस। अब देखिए यहाँ पे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, जब आप चोट खाते हैं तो त्वचा में जो है त्वचा खुद ही ठीक हो जाती है, तो यह माइटोसिस की प्रक्रिया है। और जब पुरुष शुक्राणु और महिला अंडाणु बनाते हैं तो यह मियोसिस की प्रक्रिया है। ठीक है, या इजी में समझा दिया गया है। एक लाइन में आपको ये याद रखना है, सोमेटिक सेल के लिए आपका क्या हो जाएगा? माइटोसिस, और साथ में रिप्रोडक्टिव सेल के लिए क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा मियोसिस। अब हम लोग देखने वाले हैं कोशिका में लिंग का निर्धारण, यानी कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है वो लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला। तो लिंग का निर्धारण। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर ही जीन पाए जाते हैं, तो इसी वजह से हमें ये पढ़ना होगा। ठीक है, कि कोशिका में लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो लिंग जो है, लिंग निर्धारण की जिसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे संतान यानी कि नर होगा या मादा होगा उसका हम लोग निर्धारण करते हैं, जैसे कि अभी हम पहले बताए। इसमें हमारा क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि बच्चा जो है लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। तो लिंग निर्धारण का ये आधार है। ठीक है, लिंग निर्धारण कोशिका के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है लिंग का निर्धारण। ये आपको ध्यान रखना है, क्रोमोसोम्स के द्वारा क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। कोशिका का विभाजन भी यहीं पे होता है। ठीक है, लिंग का निर्धारण भी आपका क्रोमोसोम्स में ही होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़े होते हैं आपको ये याद रखना है? 46। टोटल कितने होते हैं? 46। प्रत्येक व्यक्ति में 23 जोड़े, यानी कि 23 को दोगुना करेंगे तो 46 हो जाएंगे टोटल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यानी कि 22 जोड़े और एक क्या होता है? एक आपका 23 जोड़ा कैसे होता है? तो 22 जोड़ा जो है सामान्य क्रोमोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा क्या होता है? तो लिंक क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑटोसोम्स और क्रोमोसोम्स। तो सामान्य को क्या बोला गया? ऑटोसोम्स, और जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसको क्या बोला गया है? उसे बोला गया है लिंक क्रोमोसोम, यानी कि एक जोड़ा रहता है वो। ठीक है, 22 जोड़ा, 22 दूना 44। ठीक है, और यहाँ पे एक जोड़ा यानी कि 2, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो 44 + 2 क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। यानी कि टोटल सामान्य क्रोमोसोम्स 22 और एक जो आपका जो लिंग का निर्धारण करने वाला जो कोशिका होता है वो एक पाया जाता है, एक जोड़ा। ठीक है, एक जोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि 2, X या Y।
अब यहाँ और भी आगे से समझेंगे, पहले इतना दूर समझ में आया कि नहीं कि लिंग का निर्धारण किस में होता है, ये समझ में आ गया होगा। कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं ये पता होना चाहिए, 46। ठीक है, सामान्य जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो 22 होते हैं, और एक जो होता है, एक जोड़ा जो होता है जिसको लिंक क्रोमोसोम्स बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, वो एक जोड़ा होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, कि मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन। मेल में जो है लिंग क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई। मेल में क्या होते हैं, एक्स और वाई। स्पर्म यानी कि यहाँ पे एक्स वाई, ये आपको ध्यान रखना है मेल में। फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स होता है, यानी कि दो को जो जनन वाले क्रोमोसोम्स है, जिसको एक जोड़ा हम लोग बोले थे, एक जोड़ा में क्या है, एक एक्स है दूसरा भी एक्स है, और मेल में क्या है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आपको याद रखना है, स्त्री में एक्स एक्स होता है और पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस पिक्चर में किस प्रकार जो है आपको पता चलेगा कि क्योंकि दोनों के इंटरेक्शन के बाद ही अगर एक्स मिलता है वाई के साथ तो आपका क्या होगा, लड़का होगा। अगर एक्स एक्स के साथ मिलता है तो लड़की होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्स एक्स बताया गया, यानी कि यहाँ पे महिला का एक्स मिला है, महिला का जो एक्स मिला है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं पुरुष के जो है स्पर्म वो भी एक्स मिले, तो क्या बनेंगे, ये जो है फीमेल होंगी। ठीक है, फीमेल। उसी प्रकार एक्स आपके मिले हैं, ठीक है, एक्स, और इसी के साथ देखिए दूसरे में आपके वाई मिले हुए हैं, तो ये आपका क्या होगा, बेबी बॉय होगा। ठीक है, यानी कि मेल होगा। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्स है, और एक्स के साथ देखिए इसमें क्या मिला हुआ है, वाई मिला हुआ है, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, बेबी बॉय होगा। ठीक है, यानी मेल। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे एक्स और उसके साथ जो है क्या मिले हुए हैं, एक्स मिले हुए हैं, एक्स एक्स मिलेंगे तो क्या बनेंगे, तो यहाँ पे आपके बेबी गर्ल बनेगी, यानी कि फीमेल। ठीक है, तो इस प्रकार एक्स के साथ अगर वाई मिलता है, एक्स के साथ अगर वाई मिलेगा तो बेबी बॉय होगा। ठीक है, और अगर एक्स के साथ एक्स मिलेगा तो बेबी क्या होगी, गर्ल होगी। ठीक है, इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है ये सभी को? अब हम लोग देखेंगे कि माता के हमेशा एक्स क्रोमोसोम देती है, यानी फीमेल हमेशा क्या देती है, मेल माता जो होती है उसका हमेशा क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, क्योंकि उसके जो जनन क्रोमोसोम होते हैं वो एक जोड़े में जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं, तो माता तो हमेशा एक्स ही देंगी। ठीक है, और जो मेल होंगे वो एक्स या वाई दोनों में से कुछ भी क्रोमोसोम दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, और जलाया किसको जाता है, महिलाओं को, कि तुम बेटी को जन्म दे दी, है ना। तो यहाँ पे पिता के गुणसूत्रों से जो है बच्चों का निर्धारण होता है, लेकिन शिकार होती है महिलाएं। तो संतान के लिंग जो है पिता के द्वारा तय किया जाता है, ना कि माता के द्वारा, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि पिता एक्स क्रोमोसोम देता है, समझ लीजिए यहाँ पिता एक्स क्रोमोसोम दिया है और माता का एक्स क्रोमोसोम मिला है, तो क्या हो जा रहा है, डबल एक्स बन गए, यानी कि बेटी। उसके बाद पिता के वाई क्रोमोसोम मिले हैं, यानी पिता के वाई क्रोमोसोम, और माता के एक्स क्रोमोसोम मिले हैं, तो एक्स और वाई बना है, यानी कि यहाँ पे बेटा बने। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, ये क्लियर होगा सभी को? पुराना जमाना का जैसा सोच वैसा होता था, अभी तो लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो अब समझदार हो गए हैं, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा महिला इसमें परिताड़ित होती थी। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? अब हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं, ये आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कुछ जो है देख लेते हैं और भी चीजें, मतलब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, अभी हम पिक्चर बनाएंगे। ठीक है, चलो
सबसे पहले आपको पता होगा ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल को की जो ऊपरी वाली झिल्ली होती है इसे किस नाम से जानते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? सेल की ऊपरी झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं मैम। प्लाज्मा ठीक है, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये हमारा क्या करता है? सिक्योरिटी का काम करता है। जैसे घर के चारों ओर हम लोग दरवाजा लगा के रखते हैं ना, उसी तरह सेल के चारों ओर क्या है? ये दरवाजा लगा हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ ही ये आउट और इन, आउट एवं इन, यानी कि वही चीजें बाहर आ सकती है जिसे ये चाहेगा उसी चीज को ये बाहर भेजेगा, और जिसे नहीं चाहेगा उस चीज को अंदर आने भी नहीं देगा। उसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का इन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें इन करता है, और CO2 क्या होता है? आउट होता है। क्योंकि हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़े हैं ना, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिका में जो श्वसन होता है, तो क्या करेगा? ये O2 को इन करेगा और हमारे CO2 को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये काम भी ये करने का करता है। उसके साथ ही ये सेलेक्टिव बैरियर है, यानी कि अपने अनुसार जो चीजों को चाहेगा सभी चीजों को अंदर ये नहीं ले सकता, ये अपनी इच्छा अनुसार ही चीजों को लेता है, जो लगता है सेल के लिए जरूरी है उसी चीज को लेता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए, ओके। ये सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दूसरी बात हम लोग देखे थे कि इसके बीच में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक प्रिंसिपल की तरह ये कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, सेल को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये दो चीज पहले देख ली। तीसरी चीज हम लोग पढ़े थे साइटोप्लाज्म, जो इसके अंदर द्रव पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, पहले साइटोप्लाज्म। अभी हम साइटोप्लाज्म। लोग ओके, अभी हम लोग कुछ चीजें और समझेंगे। जीव द्रव, जीव द्रव के बारे में आप लोग सुने हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं ना। नहीं, साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी एक कुछ और मैं समझाने वाली हूँ, ये नहीं प्रोटोप्लाज्म। समझाई हूँ अभी तक। हाँ, ये भी नहीं समझाई, उसे समझ लीजिए एक बार। ये जो जीव द्रव होते हैं ये 80% जो है क्या होते हैं? जल से बने हुए होते हैं, ठीक है। 80% इसमें जल होता है। ये दो बताया गया है जीव द्रव की जो है हमारे सेल में पाए जाते हैं, जो कि दो होते हैं। एक होते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या होता है? तो केंद्रिका द्रव होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रिका, केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। यानी कि अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देनी है कि हमारा सेल और जो न्यूक्लियस, सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव होगा उसे क्या बोलेंगे? सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव होगा उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में भी तो द्रव है ना, न्यूक्लियस के अंदर में भी तो द्रव भरा हुआ है, ठीक है, सेंटर है ये, इसके अंदर भी अपना खुद का द्रव्य होता है। तो इसे इसे क्या बोलते हैं? इसे केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक न्यूक्लियोप्लाज्म। है। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? और हमारे सेल में 80% जल रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हम लोग जो इतना सारा पानी पीते हैं ना, वो किस में रहता है? हमारे सेल के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इतना छोटा ये लेके रखा है, समझ नहीं आया। इतना तक तो क्लियर हो गया? अब हम लोग हम लोग पढ़ लिए सबसे ऊपर वाले लेयर के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साथ में न्यूक्लियस के बारे में देख चुके हैं, उसके द्रव के बारे में भी देख चुके हैं। अब हमारे जो है सेल में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से इसे जानते हैं। साथ में हमारे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस प्रकार रेटिकुलम बने रहते हैं हमारे, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, वो आपका क्या हो जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं ज्योत्सना जी? मैम आप बोल रहे थे क्या बोलते हैं, तो मैं वही बोल रही थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके,
ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी बोलते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका हिंदी में। उसी प्रकार जो चिकनी होती है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो चिकना होता है, ठीक है, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या चीज का कार्य करता है बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है? बताइए। मैम विषैले तत्वों को खत्म करने का काम करता है, जो स्मूथ वाली होती है, और ये पेट में भी होती है, लीवर में भी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है जी। चलिए ठीक है। बताया। तो अगर हम लोग देखिए कुछ नई चीजें और भी सीख लीजिए। हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसमें क्या होता है, हड्डियां होती है। उसी प्रकार सेल में हड्डियां की तरह जो कार्य करने का कार्य करता है वो कौन करता है, यानी आंतरिक कंकाल, सेल की जो आंतरिक कंकाल होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो एक आपका वसा के लिए जिम्मेदार होता है और एक आपके प्रोटीन के लिए होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन के लिए होता है, और जिसके ऊपर वसा होते हैं और यानी कि जिसके ऊपर नहीं होते, जो चिकना होता है, वसा जैसे चिकना होता है, वो उसके लिए, उसके संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दो चीज आपको डिफरेंट ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके साथ हम लोग कल लाइसोसोम के बारे में देखे थे, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डाइजेस्टिव, दो चीज बोलते हैं, पाचक एंजाइम्स बोलते हैं, पाचक एंजाइम्स, और उसके साथ ही हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। ये दो चीजें हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, ये एंजाइम्स को पाचन करने वाला है, और उसके साथ ही हमारी आत्महत्या यानी कि अगर सेल में कोई भी डिस्ट्रॉय होने वाला है उसे क्या करता है, खत्म कर देता है। और खुद को इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है, पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। हाइड्रो जो कि जल से बना होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, अब हम लोग देखिए क्रोमोसोम के बारे में, अभी जस्ट हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़े, है ना। क्रोमोसोम में क्या होता है बताइए। 23 पेयर्स सेल डिवीजन पढ़े, डीएनए सेल होता है, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, मैम एक जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। माइटोसिस और म्यूसिस। सेल डिवीजन बोलना, क्या बोलना है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बोलना है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसमें होता है यूनिवर्सिटी। अब माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए। ओके, तो सेल डिवीजन का काम होता है, ओके, क्रोमोसोम का। तो हम लोग क्रोमोसोम देख चुके हैं, राइबोसोम भी देख चुके हैं, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लिए हैं, और उसके बाद आपके लाइसोसोम को भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है आपको एक चीज और है यहाँ पे, वैक्यूल्स आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपका जल का संग्रह होता है, ठीक है। वैक्यूल्स जिसमें जल का संग्रह रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया। न्यूक्लियस में भी खुद का क्या होता है, यहाँ पे आपके डीएनए, आरएनए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, इसमें किसी को कुछ तो डाउट तो नहीं है ना, बताइए, क्वेश्चन करें। यस मैम। ओके, आज हम लोग पूरा सेल को कंप्लीट ही कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से बने रहिएगा और जवाब भी दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत अच्छा। कोशिका के किस भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस। जिसमें डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जवाब देने के बाद माइक को तुरंत क्या कर लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा, नहीं तो इतना ज्यादा कुछ आवाज सुनाई ही नहीं देगा किसी को, ठीक है, पूरा आवाज गूंजता है फिर। अब आपको बताना है कि राइबोसोम का कार्य क्या है। राइबोसोम का कार्य क्या है बताइए। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करता है, सिंथेसिस करने का कार्य करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य है, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसका क्या कार्य है बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य है? Regulating पदार्थ chemical का आदान exchange. प्रदान करता है, प्रदान नियंत्रित करता है। पदार्थ का आदान प्रदान। यानी कि रेगुलेटिंग का कार्य करता है, मटेरियल्स एक्सचेंज करने का कार्य करता है। कौन सी चीजें, इसीलिए इसे अर्धपरागमी झिल्ली बोलते हैं ना, अर्धपरागमी झिल्ली, ठीक है, जो पारदर्शी होते हैं, तो ये पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपको जवाब देना है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। Digestive sac. डाइजेस्टिव साइट, पाचन थैली। सुसाइडल में कहाँ लिखा था बताइए। सेक है मैम। ड्यूरिंग भोजन हम कभी कभी अपनी जीभ को काट देते हैं, ऐसे ही ये अपने अंग को खा जाता है। जी मैम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव जो है सैक भी बोलते हैं, फिर डाइजेस्टिव थैली भी बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है, उसके साथ ही आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, दोनों चीज डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है। पाचक थैली और साथ में आपकी आत्महत्या की थैली, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होती है ना, आपको ये एक चीजें समझा देती हूँ। जब हम लोग खाना जब सबसे पहले लेते हैं, पेट में हमारा पाचन हो गया, खाना का डाइजेशन हो गया, समझ लीजिए लार्ज इंटेस्टाइन उसको सोख लिया, उसके बाद क्या जाता है, सेल में जाता है हमारा सारा जो भी एनर्जी है, कहाँ जाता है, सेल में। सेल में भी क्या होता है, ये टूटता है, वहां भी इसको तोड़ा जाता है, यानी हमारे जो अंतिम जो भोजन का जो टूटने का कार्य है वो हमारे सेल के अंदर हो रहा है, तो वहां पे इसी वजह से इसे पाचक थैली बोला गया है, डाइजेस्टिव सेट। और आत्महत्या की थैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और वो कभी कभी क्या करते हैं, पूरे सेल को ही वो खत्म कर देते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ के पूरे सेल को ही खत्म कर देते हैं कभी कभी, तो इस वजह से उसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ओके, क्लियर है ये। अब देखेंगे हम लोग कोशिका के किस भाग को कंट्रोल सेंटर कहते हैं, कंट्रोल सेंटर, अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को। सी ऑप्शन, न्यूक्लियस। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है, गोल्जी बॉडी का, प्रोटीन संश्लेषण। पैकेजिंग किनका माइक वगैरह Transport, का packaging and transport of substances. ये मैम सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, यानी दीवार को, कोई भी पदार्थ आता है तो उसको दीवार, जैसे खेत में धान लगाते हैं तो गंदगी मतलब खेत की दीवार से चिपक जाती है, ऐसे मतलब ये दीवार बनाता है फालतू। मैम उसके अकॉर्डिंग तब सी सही है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, अभी जब मैं बता रही थी तो यही एक किया था। किनका माइक खुला हुआ है, गजब ध्यान, धर्मेंद्र जी आप अपना माइक बंद रखिए, जब बोलते हैं बस उसी समय खोलना है, पूरा गूंज रहा है आवाज, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, बोलने के बाद तुरंत म्यूट कर दीजिएगा माइक को, ठीक है। तो तीसरा आपका आंसर होगा, पदार्थों का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो पदार्थों का पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय केंद्रक कहाँ लुप्त हो जाता है, न्यूक्लियस में, ओके, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, ठीक है, वही बात है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में क्या होता है, तो सेल जब डिवीजन होता है उस समय केंद्रक कहाँ लुप्त हो जाता है, तो सेल जो आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में जो है वो लुप्त हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है शांति की स्थिति में
कौन सी कोशिका सबसे सक्रिय होती है? बताइए। जब आप शांत होते हैं तो उस समय Yes. कौन सी न्यूक्लियस कोशिकांग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक न्यूक्लियस है, होगा। कोशिकांग। हाँ, यहाँ पे कोशिका नहीं समझेंगे, ऑर्गेनल समझेंगे, कोशिका के अंग जो है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो न्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या है, सेंटर ऑफ द सेल है, जब ये शांत रहेगा तो बाकी सारी चीजें शांत रहेंगी, है ना। तो यही ध्यान रखना है, प्रिंसिपल अगर डांट के रखेगा तो पूरा कॉलेज शांति रहेगा। उसके बाद है कोष्ठक रस का मुख्य भाग क्या होता है, यानी कि मेजर जल कंपोनेंट होता बताओ। है, जल, पानी, वाटर। जल, जल जल बहुत अच्छा, जल होता है, 80% वाटर, जो है जल होता है। 80% होता है ना। बहुत सही है। कोशिका का अब आपको बताना है, कोशिका का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, बहुत साइटोप्लाज्म। अच्छा। कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? न्यूक्लियस। 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 सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने के, बीच में पाया जाता है, सेंटर में है, तो इसको इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। अपना एक बीच में एरिया घिरा हुआ है, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या है? न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन सा तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा तंत्र पाया जाता है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, आपको ये बताना है। क्राइस्टे, ए ए ओके, बहुत अच्छा, क्राइस्टे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा तंत्र पाया जाता है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो क्राइस्टे, आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, Oh my God, कहाँ चले? न्यूक्लियस, तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हम लोग देखते हैं ना। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में जंतु सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जो अमीबा वगैरह होते हैं उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर जो है आपका यूकैरियोटिक होगा, और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो यूनिसेलुलर होगा उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये बताइए। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है, न्यूक्लियोल्स का मुख्य कार्य क्या है? 1 सेकेंड, इसे ऑप्शन दिखाती हूँ इसका, बताइए। डीएनए रेप्लिकेशन। ऊर्जा का डीएनए प्रतिकृति। तो क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का रेप्लिकेशन करने का कार्य करता है, यानी कि माता और पिता के जो भी गुण है वो बच्चों में देखने को मिलता है, तो डीएनए का क्या करता है? ये प्रतिकृति बनाता है, ठीक है। डीएनए की क्या करता है? प्रतिकृति बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, राइबोसोम का निर्माण, न्यूक्लियोल्स का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का निर्माण। एक सेकेंड, इसे चेक करना होगा, ठीक है, रहने दीजिए इसको। नेक्स्ट बताइएगा, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, ये बताइए। लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड्स एंड लिपिड और प्रोटीन। सी। लिपिड और प्रोटीन। तो क्या होता है? लिपिड्स और प्रोटीन, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि लिपिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विभाजन में कौन सा अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मैम। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आएगा मैम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम दीदी। जी भाई, और जैसे माइक बंद न्यूरॉन कीजिए। का सेंट्रोसोम। धर्मेंद्र जी, आपको कितना बार समझाऊंगी, माइक अभी तक खुला है आपका, पूरा गूंज रहा है आवाज, ध्यान रखिए प्लीज।
बाकी लोगों को भी बहुत दिक्कत आ रही होगी। तो कोशिका विभाजन में कौन सा अंग जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सेंट्रोसोम। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोशिका में जल का प्रतिशत सामान्यतः कितना होता है। 80%। 80%। 80 से 90%। 80 से 90%। नहीं, 80 से 90%। देखिए अगर इस तरीके से रहेगा ना, आपको ध्यान नॉर्मली 60%, मैं 80% बोल देती हूँ वो जीव द्रव को, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको जल का प्रतिशत ध्यान रखना, 60 से 70% बोलेंगे, ठीक है। जी मैम। जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो लगाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बताना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं। दो दो प्रकार। मैडम। ठीक है, दो। सबको तो याद हो गया होगा, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट आपको बताना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या जुड़ा होता है। राइबोसोम होता है मैम, राइबोसोम। उसके ऊपर में राइबोसोम। बहुत अच्छा रहा है वो तो। पाचक एंजाइम किस अंग में मौजूद होता है। लाइबोसोम। लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट आपको बताना है कोशिका के संपूर्ण अंगों को क्या कहते हैं। कोशिकांग। कोशिका। सेल ऑर्गेनल। ठीक है, सेल ऑर्गेनल। कोशिकांग। बहुत अच्छा। जीवाणु किस प्रकार की कोशिका होते हैं, जीवाणु। प्रोकैरियोटिक होते हैं मैम। ठीक है। यूनिसेलुलर मींस प्रोकैरियोटिक। बहुत अच्छा। कौन सा कोशिकांग जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, बिना देखे ही बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंगों को एक स्थान पर रखने में कौन मदद करता है, बताइए। साइटोप्लाज्म। क्योंकि साइटोप्लाज्म में वो द्रव भरा रहता है, उसमें आसानी से जो है सारे पार्ट जो है उसमें मूव करते रहते हैं, तो साइटोप्लाज्म जो है वो स्थान प्रदान करता है, अंगों को स्थान पर रखने का कार्य करता है। बहुत अच्छा। डीएनए कहाँ निर्मित होता है, सॉरी आरएनए कहाँ निर्मित होता है। ये न्यूक्लियस में होता है, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियस में होता है। बहुत अच्छा। अब आपको नेक्स्ट बताना है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम। आप लोग राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, बताएं तो सही है अभी। नहीं है ना। नहीं मैम। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 28 फिर से बता दीजिए। किसको। क्वेश्चन नंबर 28। ओके 28। आरएनए कहाँ निर्मित होता है ये पूछा गया है। आरएनए डीएनए दोनों कहाँ रहते हैं, हमारे न्यूक्लियोल्स में रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में। माइक किनका, लवी जी का माइक ऑन है, ध्यान रखिए। ये हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। रिपीटेड क्वेश्चन। ईयर बता दीजिए, ईयर 1665। 1665। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, सेल थ्योरी। सैडलर तथा स्वान। स्लाइडन और स्वान आपको ध्यान रखना है। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, कैसे दिखाई पड़ते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज या टेलोफेज। कोशिका विभाजन प्रोफेज। शुरुआत है तो क्या हो जाएगा, प्रोफेज हो जाएगा। बी प्रोफेज। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। 46 होता है मैम। 46। बहुत अच्छा। 23 जोड़ा, जोड़ा में अगर आएगा तो कितना याद रखिएगा, 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। सामान्य वाले पूछा जाएगा तो 22 और जनरल वाले और 22 + 1। ओके।
क्रोमोसोम किसके बने होते हैं बताइए? डीएनए और प्रोटीन आरएनए। डीएनए और प्रोटीन और डीएनए। प्रोटीन और वसा से। हाँ, प्रोटीन वजह से। राइबोसोम नहीं है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन। डीएनए ओके, डीएनए प्रोटीन। ठीक है, बहुत अच्छा। डीएनए और प्रोटीन। अब आपको नेक्स्ट बताना है कि कोशिका में प्रोटीन बनाने वाली संरचना क्या कहलाती है? जो प्रोटीन बनाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? राइबोसोम। राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको बताना है किस प्रकार की कोशिकाएं झिल्लीबद्ध अंगकों के बिना होती है, यानी कि उसमें नहीं होता है झिल्लीबंद। अभी जो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। ओके, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो है यूनिसेलुलर होता है, तो इसी वजह से जो है उसमें कोई जो है कोशिकाएं वहां पे होती ही नहीं है। उसके कोशिका के अंदर में कुछ भी, तो वहां पे झिल्ली की क्या आवश्यकता है ना, यूनिसेलुलर होता है वो। उसके बाद है आपको बताना है कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल्स किस अंग में उपस्थित होते हैं? सेंट्रोसोम। ऑप्शन बी मैम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। मैडम न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स में अंतर क्या है मैम? ऑप्शन में तो नहीं हो, सेंट्रोसोम और एक ही चीज है दोनों, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम के जो अंदर में कुछ पार्ट उसके होंगे, जो उसके होंगे द्रव वगैरह, उसको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। नाम सेम ही है ये, यहाँ पे आपको सेंट्रोसोम ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, इसको हम एक बार चेक करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि वनस्पति कोशिका में कौन सा विशेष अंग होता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये हम लोगों के लिए नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आगे बन गया है, तो आप लोगों को फिर भी पता है। मानव कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है मैम, कोशिका विज्ञान। ओके, साइटोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही। कोशिका विज्ञान। फिजियोलॉजी ना मैम कहलाता है, क्या? और जो कोशिका से साइटोलॉजी मानव हाँ। शरीर। जी, ठीक है, तो साइटोलॉजी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल की खोज किसने की थी? ये आपको याद रखना है। वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक, बिल्कुल सही है, वाटसन और क्रिक। द्विकुंडलित मॉडल, ठीक है। डीएनए में कुंडलित मॉडल होता है, जिसकी खोज जो है वाटसन और क्रिक ने की है। कौन सा अंग सेल डिवीजन के समय ध्रुवों की ओर खिंचाव करता है? चलिए आंसर देखते हैं, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। और भी जब हम डीप में जाएंगे ना, तो स्पिंडल फाइबर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा जो है सेल डिवीजन के समय ध्रुवों की ओर खिंचाव करता है। यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो है एक सेंटर होता है, तो उस ओर जो है खिंचाव करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। वो स्पिंडल फाइबर जो है वो खिंचाव करता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि न्यूक्लियस की झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, चाहे न्यूक्लियस की झिल्ली हो या फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ठीक है, दोनों प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। किस कोशिका अंग में एटीपी उत्पन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं किस अंग में वसा संश्लेषण होता है? वसा संश्लेषण बताना है। राइबोस। राइबोस। ऑप्शन सी। गोल्गी बॉडी।
ए होगा। राइबोसोम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, प्रोटीन वसा संश्लेषण। यही दो चीजें तो मैं समझाई थी। एक आपको कौन से क्या दो स्मूथ चीजें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होगा ना मैम? यस यस, यहाँ पे मैं बताई थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक आपके और एक जो है रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ वाले में क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। प्रोटीन। सिंथेसिस होता है। राइबोसोम जो क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण प्रोटीन करते का हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्मूथ वाले होते हैं इसमें ये क्या लिपिड। करते हैं? तो वसा का, हाँ ये लिपिड होते हैं इसमें, जी मैम, जी मैम। जो क्या करते हैं? वसा का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज आप नोट कर लीजिए ये। ठीक है, इस प्रकार से आप पिक्चर बना के इसे नोट कर लीजिए। एक में राइबोसोम होता है, एक में लिपिड होता है। लिपिड वसा का संश्लेषण करेगा और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कोशिका की सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है? ये सेल वॉल। सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ठीक हो है, गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा अंग पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है? ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। गोल्गी गोल्जी बॉडी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। गोल्जी बॉडी तो करता ही है, लेकिन यहाँ पे आंसर गलत दे दिया गया। ठीक है, यहाँ आंसर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कोशिका में कौन सी संरचना प्रोटीन के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है? राइबोसोम। 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 राइबोसोम, बहुत अच्छा। आरएनए का क्या कार्य है? प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए ऑप्शन बी। ये प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस करने में। ठीक है, आरएनए क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। कोशिका में प्रोटीन को संशोधित और पैक करने का कार्य कौन करता है? गोल्गी गोल्गी बॉडी। गोल्जी गोल्जी बॉडी करते हैं। बिल्कुल सही, तो गोल्जी बॉडी। एक सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन था ना, उसमें पैकेजिंग और एक ट्रांसपोर्टेशन का भी आया था। एक बार चेक करना होगा उसको। ठीक है, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका के अंदर सूचनाओं का संचालन किसके माध्यम से होता है? डीएनए। डीएनए। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन तो बी। सूचनाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा, बिल्कुल सही। गुणसूत्र जो है किससे मिलकर बने होते हैं? गुणसूत्र बताइए। डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46। 46। 46 ध्यान रखना। ठीक है, भूल से ये क्लिक हो गया है। नेक्स्ट आपको बताना है जीन कहाँ स्थित होता है? डीएनए में। डीएनए। ओके, तो डीएनए कहाँ गुणसूत्र होता है? क्रोमोसोम। अच्छा, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में। यस मैम, कुछ दिख नहीं रहा है। गुणसूत्र आएगा मैम। गुणसूत्र आएगा आंसर। ठीक है, गुणसूत्र पर होते हैं ऑन क्रोमोसोम्स। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। आपका नेट खत्म हुआ होगा तो फिर दिख रहा है ना बाकी लोगों नहीं, को? नेट मुझे भी दिख है। रहा जी मैम, जीन कहाँ स्थित होता है लिखा था। अभी दिख रहा है। ठीक, बरसात चलिए। आ रही है, इस वजह से नहीं हो रहा, नेटवर्क खराब हो जाता है। धर्मेंद्र जी धर्मेंद्र जी के यहाँ पे बारिश हो रहा होगा। चलिए, अच्छी नहीं, बात है। पुराना आइडिया शेयर किया था बस। चलिए, बहुत अच्छा।
अब आपको बताना है कि एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और इसमें कितने जोड़े होते हैं? 23। 23 जोड़े। 23 होते हैं मैम। 23। 23, कोई कुछ और ही बोल रहे हैं। ठीक है, 23 ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? वाई। वाई। ठीक है, वाई क्यों होता है? क्योंकि जब वाई जाएगा तभी आपको पता चलेगा। मेल गुणसूत्र। चलिए, डीएनए की दोहरी कुंडलित मॉडल की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन हो चुका है ना, वाटसन एवं क्रिक, इसको रहने दीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा तो वो आरएनए का फुल फॉर्म होगा। आरएनए का फुल फॉर्म बताइए, सॉरी आरएनए का मुख्य कार्य क्या है ये बताइए। प्रोटीन निर्माण में निर्माण में क्या करता है? सहायता। प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। आरएनए का कहाँ बनता है आरएनए? न्यूक्लियस में बनता है मैम। न्यूक्लियोल्स में बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोल्स में। चलिए, बहुत अच्छा। मानव कोशिका में कितने ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र होते हैं? 22 ऑटोसोम, 1 पेयर लिंग। ऑप्शन ए मैम 44। ऑप्शन ए आएगा 44 और 2 लिंग। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 44 ऑटोसोम होंगे और 2 जो लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र जो कि जिससे पता चलता है कि मेल होगा या फिर, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि 22 + 1 यानी कि 23 हो जाएगा, मीन्स 44 + 2। ठीक है, उसको दुगुना करके यहाँ पे दे दिया, जोड़ा के जगह पे पूर्णांक दे दिया गया। जीन क्या नियंत्रित करता है बताइए? आनुवंशिक। ऑप्शन सी मैम हेरिडेटरी। हेरिडेटरी यानी कि अनुवांशिक गुण। धर्मेंद्र जी माइक बंद कीजिए ना। लगता है मैम हम तो आपकी क्लास के एक लायक, नेटवर्क खराब है। एक दिन ना, अभी धर्मेंद्र जी को सब लोग क्या लाइसोसोम बना देंगे लगता है। सबको डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में कभी कभी माइक ऑन करके। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमैटिड्स को अलग अलग करने वाला ढांचा क्या है बताइए? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर। डीएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। आपको इसका चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? थायमिन। बी। ऑप्शन सी यूरासिल। ठीक है, यूरासिल। ये थोड़ा डीपली पढ़ेंगे ना तो एडानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये सारी चीज के बारे में देखने को मिलता है। देखती हूँ, मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बारे में भी। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ग्रेगोरियन मेडल। रॉबर्ट हुक है यस। क्या? नहीं, ग्रेगरी जॉन मेंडल। अच्छा, अच्छा जी। चलिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मैम ऐसा लग रहा है चलते रहना चाहिए। चलते रहना चाहिए। चलिए ठीक है, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, और भी कुछ न्यू क्वेश्चन जो है लेके आएंगे।